नमस्कार मित्रों, मैं हितेश शाह, निदेश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन वडोदरा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में पिछले 30 सालों से ट्रेनिंग और वर्कशॉप के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज के वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे वक्ता निदेश एजुकेशन से श्री तुषार जी, लिटिल फ्लावर स्कूल से श्री जगदीश भाई पटेल, कानन इंटरनेशनल से सी नियन भट्ट और पारुल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी सर है और इस कार्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर वॉइस ऑफ वडोदरा है, जिन्होंने हमें कवरेज दिया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू हितेश सर। दोस्तों, करियर गाइडेंस के इस सेमिनार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से। निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन पिछले 20 सालों से करियर ऑप्शन के लिए निर्देशिका नाम की बुक जो है ये वाली, ये पब्लिश करती है। इसके अलावा हमने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाके 1500 के करीब सेमिनार्स किए हैं और पिछले साल 2019 में सिर्फ 6 महीने में लास्ट वाले बैक टू बैक 6 से 7 सक्सेसफुल करियर फेयर किए, जिसमें काफी सारे कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स ने आके पेरेंट्स और टीचर्स को अपने कोर्सेज और एजुकेशन के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, करियर प्लानिंग के बारे में अगर उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि करियर प्लानिंग क्या है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो आपके एक्शंस को सही रास्ते पर ला सके, आपके गोल्स यानी ध्येय की सिद्धि तक आपको ले जा सके। तो ये करियर प्लानिंग आपको कई सारी चीजें देता है, जैसे कि रोड मैप आप जो बनाते हो, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है करियर में, तो उसकी क्लैरिटी देता है। स्टडी, अभ्यास और काम के बीच में फ्रीडम देता है। जब हम सचमुच काम करने जाते हैं तो हमें उस काम का सेटिस्फैक्शन यानी वर्क सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये भी हमें देता है। आप अपने प्लान के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। दोस्तों, विश्व में कई लोग ऐसे हैं जो जिस फील्ड की पढ़ाई करते हैं उस फील्ड में उन्हें बहुत ही कम काम मिलता है। हार्डली मीन्स 20% लोग ऐसे होंगे। बाकी आपके आसपास भी कई लोग होंगे जैसे कि इंजीनियरिंग करके बैंक में जॉब कर रहे हैं, साइंस की पढ़ाई करके किसी कंपनी में स्टोर वगैरह डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ऐसा ही होता है नॉर्मली जब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। तो करियर प्लानिंग करने से आप जो भी पढ़ोगे उसी फील्ड में आप जॉब पा सकते हो या बिजनेस कर सकते हो, या जो भी काम करना चाहते हो उसी फील्ड की आपको पढ़ाई भी करने को मिल सकती है। ये करियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है। करियर प्लानिंग करने से हमें करियर प्लानिंग जब हम करते हैं तो मन की शांति मिलती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, जिससे हमारी ग्रोथ की, ओवरऑल ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ जाती है। और जब हम करियर प्लानिंग करके पढ़ाई में या नौकरी में या उसके बाद बिजनेस करते हैं तो उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ता कि एक काम कर लिया नहीं पाया दूसरा किया, तो ये नहीं करना पड़ता। इससे हमारा पैसा, समय और शक्ति तीनों की बहुत बड़ी बचत होती है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप लोग कहेंगे करियर प्लानिंग में ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया, इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक। लेकिन हाँ, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो 10th या 12th तक आते आते 10 से 12 लाख रुपया
खर्चा हो जाता है। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं हम उससे, तो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हमारा होता है। ये डिपेंड करता है कौन से कोर्स सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये गारंटी कभी नहीं होती है कि जॉब मिल ही जाएगी या अच्छे से बिजनेस चल पड़ेगा। तो दोस्तों, सही करियर प्लानिंग करने से अपने ये इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का अच्छा रिटर्न आप पा सकते हो। अब करियर सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है ये प्रक्रिया जो है, इसमें आप छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते जाएं तो आपका प्लानिंग सही ढंग से होगा। सबसे पहले गोल डिसाइड कर ले, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। हाँ, लेकिन ये गोल्स आपके स्मार्ट गोल होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। उसके बाद आपने जो एक्वायर स्किल्स की है उसको इवेल्युएट कर लीजिए, आपने क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या सफलताएं पाई है उसको देख लीजिए। फिर करियर में आप क्या चाहिए आपको और क्या नहीं चाहिए उसका भी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर एक आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन हेल्प कर सकता है, आपके जो एक्टिव कनेक्शंस हैं उनका, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एल्यूमिनी नेटवर्क्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट खुद का होना ही चाहिए, तो वो मुझे कहाँ से मिलेगा वो भी देख लीजिए। एक अच्छा मेंटर या कोच लाइफ में बहुत जरूरी होता है, जो आपको सपोर्ट करे करियर प्लानिंग में और उसके बाद भी आपकी करियर को थ्रू आउट सेटल करने के लिए। जब पढ़ते हैं तब हमने प्लान कर लिया, लेकिन हर साल इसको री इवेल्युएट भी करना चाहिए, अपडेट भी करना चाहिए। समय के अनुसार काफी सारी चीजें बदलती रहती है, राह नहीं बदलनी है लेकिन उसमें अपग्रेडेशन तो होना ही चाहिए। ये सारी चीजें बाहरी हुई, हमारी अंदरूनी शक्तियों को भी जानना जरूरी है। तो अपने इनबॉर्न टैलेंट, स्किल, इंटरेस्ट, पोटेंशियल, इन सारी चीजों को हमें किसी एक्सपर्ट की मदद से इन चीजों को हमें विशेषज्ञ की हेल्प से टेस्टिंग करवा के जानना चाहिए। और निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन ऐसे ही कुछ विशेषज्ञों का समूह है, यहाँ से आप ये चीजें पा सकते हो। हमने इसके लिए कुछ टूल्स डेवलप किए हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, पेन एंड पेपर से दिया जाता है। और उसके अलावा इनबॉर्न टैलेंट एनालिसिस टेस्ट जो फिंगरप्रिंट के आधार पे किया जाता है। और निर्देशिका तो पिछले 20 सालों से गुजराती और इंग्लिश में आपकी सेवा में हाजिर ही है, जिसमें आप 10वीं से पहले, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या पढ़ सकते हैं इसकी जानकारी बहुत ही अच्छी तरह दी गई है। तो दोस्तों, अभी और भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स करियर गाइडेंस के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो प्रोग्राम के अंत तक बने रहें और इन महत्वपूर्ण वक्ताओं के ज्ञान और अनुभव का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हितेश सर। धन्यवाद तुषार जी। अब मैं कानन इंटरनेशनल वाघोडिया रोड और मंजलपुर ब्रांच के सेंटर हेड श्री नियन भट्ट सर को आमंत्रित करता हूँ। नियन सर ने बीकॉम, एमबीए और एलएलबी किया है, वो हमें स्टडी एब्रोड के बारे में बताएंगे। आइए नियन सर, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। Also have an options, but yes, mathematics जो है that is called STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो सबसे पहले शुरुआत उसका जो पिक हुआ था वो मिस्टर बिल गेट्स ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है। उन्होंने स्टेम प्रोग्राम को सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन दिया था इन यूएसए।
स्टैम प्रोग्राम के अंदर जो भी बच्चा आता है उसको जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो स्टैम में जो लास्ट वाला एम है दैट इज अ मैथमेटिक्स एंड मैनेजमेंट, अब दोनों में उसको गिन सकते हो। वो जो एम है उसके अंदर कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे भी कवर हो जाते हैं। स्टडीज की बात करें तो करियर ऑप्शन के अंदर जितने भी कंट्रीज है, तो पिक कंट्रीज आर फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड कनाडा, अपने चॉइस में। बेसिकली जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें कनाडा इज ऑन नंबर 1 एज ऑफ नाउ। सेकेंड ऑप्शन पे अपने पास आते हैं 2000 ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, यूके आता है। काफी सारी कंट्रीज में बच्चे पढ़ना जाते हैं, बट इन सभी के अंदर जो स्टडी पैटर्न है वो अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा। If you are talking about Canada and USA, they are having different, दोनों बाजू बाजू के कंट्रीज है, both are neighbors, but although they are having different study patterns. कनाडा जो अगर मैं बात करूँ तो कनाडा इज गिविंग डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद वो कॉलेजेस में प्रोवाइड करते हैं। If you are going into a universities will give you undergraduate and masters options. So इस तरीके से टोटल ऑप्शंस यू विल हैव। प्लस अगर कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आप पढ़ना जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको अपना इंग्लिश का टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, विच इज वेरी मैंडेटरी। अगर आप इंग्लिश का टेस्टिंग करवा रहे हो तो हर एक कंट्री का एक बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट रहता है। मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा मुझे जरा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दीजिए। सो एक नॉर्मल एक आपको IELTS का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसे हम लोग, मैंने बोलता हूँ ना, हर एक जो स्टूडेंट है वो उसको लास्ट ऑप्शन में रखते हैं। सो लास्ट सर ऑप्शन में हमें रखना। थैंक यू सर, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सो लास्ट ऑप्शन में नहीं रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ना क्रोनोलॉजिकल मैनर में रखा हुआ है। फर्स्ट कंट्रीज कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इज नोन आल्सो नोन फॉर अ परमानेंट रेसिडेंसी ऑन लार्ज स्केल। हेल्थ केयर सेक्टर भी है अपने पास। सो जितने भी सेक्टर्स है उसके अंदर आप एक नॉर्मल मार्किंग देखोगे। सो इन अ नॉर्मल मार्किंग यू विल हैव, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कनाडा, सो कनाडा एक अच्छा सा पैटर्न देता है, दैट इज अ SDS प्रोग्राम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। SDS प्रोग्राम के अंदर दे मिनिमम रिक्वायर 6 ईच बैंड स्कोर्स, 6 बैंड स्कोर्स चाहिए उनको, मिनिमम 6 बैंड स्कोर 6, राइट। सो दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर इस कैटेगरी में आते हो आपका वीजा प्रोसेस फास्ट होगा, आपको फंड्स वगैरह नहीं दिखाने पड़ेंगे क्योंकि आप मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं, राइट। उसके बाद इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूएसए, तो यूएसए के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे हमारे बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए जाते हैं, सो ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज आर आस्किंग फॉर 6 ईच और 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स दे रिक्वायर्ड। आफ्टरवर्ड्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, यहाँ पे आपके सीधे $5,000 बच जाएंगे। तो $5,000 कैसे बचेंगे? अगर आप IELTS के अंदर 6.5 से कम नहीं, टोटल बैंड स्कोर इसका 9 होता है, राइट। 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उन सभी में से 6.5 से कम नहीं, इतना बैंड स्कोर अगर आप लेके आते हो, ट्रस्ट मी आपके सीधे $5,000 बच जाएंगे। बिकॉज वो लोग आपको एली कोर्स नहीं देंगे। एली कोर्स मतलब आपको वहां पे जाके इंग्लिश पढ़ना है, राइट। सो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट एंट्री लेवल 8 प्रोग्राम, न्यूजीलैंड इज आल्सो नोन फॉर दैट। काफी सारे बच्चे न्यूजीलैंड जाते हैं। यस, वी आर आल्सो डूइंग न्यूजीलैंड nowadays। सो न्यूजीलैंड के अंदर अगर लेवल 8 बैंड प्रोग्राम है, आपके 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड है, आपको सीधा एंट्री मिलेगा। आपको भी यहाँ पे जाके इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगा। सेकंड, आपके जो स्पाउस है उनको डायरेक्ट वर्क परमिट मिलेगा टू डू द पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स अलोंग विथ यू। उसके बाद इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जर्मनी, सो जर्मनी इज नोन फॉर अ फ्री एजुकेशन। जर्मनी इज वेरी फेमस इनटू दैट। सो जर्मनी की बात करें, 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स आते हैं। ट्रस्ट मी, जर्मनी के जो हायर रैंक यूनिवर्सिटीज है वो आपको फ्री में पढ़वाएंगे, आपके पास से एजुकेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। सो दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ IELTS कोर्स। PR के लिए प्लान कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी 7-8 बैंड्स आते हैं, तो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इज नोन फॉर PR एंड दे विल गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शंस फॉर दैट। हेल्थ केयर वाले, health care is directly dealing with the human body, so communication language must be in English, so uske liye they required 7 bands। So like this way bands is very important। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का on an average जो स्टूडेंट है, on an average student is claiming like nearly about 5.5 to 6 bands। So IELTS and English is very important to improve in your daily routine life to go for the study abroad, क्योंकि वहाँ पे जो आपका पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर वेरी न्यूमरस। अगर आपके IELTS कोर्स बहुत अच्छे है तो ट्रस्ट मी वो जॉब का कम्युनिकेशन, जो पहला इंटरव्यू होगा वो भी आपका अच्छा होगा, आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा होगा।
So these are the basic requirements for the each country and IELTS. अगर जो भी बच्चे बाहर की कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट ईयर का जो दूसरे साल का फीस होता है वो इंडिया में तो भरना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट बाहर की कंट्रीज में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हो आपको पार्ट टाइम जॉब्स का दे आर गिविंग एन ऑप्शंस. मतलब सोचिए अगर 12th स्टैंडर्ड का बच्चा फर्स्ट ईयर का फीस शायद उसके पापा भर रहे हैं यहाँ से, बट सेकंड ईयर का फीस अपने आप भर रहा है. दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. So students can do that as well. So it's blessings for the parents as well. उनके काफी सारे जो ड्रीम्स है यू कैन मेक क्लियर, बिकॉज वहाँ पे जो पर कैपिटा है, पर हेड जो इनकम है, सीधी सी भाषा में बोले तो फैमिली इनकम या पर पर्सन का इनकम जो है सालाना, दैट इज नियरली अबाउट 48,000 से लेके 68 के आसपास रहता है. ये मैंने सभी कंट्रीज का एवरेज निकाल के आपको बोला है. इसमें सभी कंट्रीज आ गई जिस कंट्रीज में बुरे लोग रहते हैं, मतलब व्हाइट पीपल आर लिविंग ओवर देयर. सो ये सभी कंट्रीज का ऑन एन एवरेज इनकम है. अभी आप उसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, सो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 48 रुपीज से लेके 96 रुपीज. ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो पाउंड का प्राइस है, दिस इज द मैक्सिमम. सो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए. ये आपका सालाना पर कैपिटा है. और ये वहां पे अगर बच्चा डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी 12th का स्टूडेंट करता है, right after that he can get this much of job in those countries. Where if you're talking about our country, we are about to cross 1.40. So and more than 64% people are below 35. So we are very young. गुजरात का आज का एक बहुत अच्छा रेशियो दिव्य भास्कर में आया है, उसमें भी अपना रेशियो एक बार मैच कर लीजिएगा. गुजरात इज बूमिंग इन टर्म्स ऑफ यंग पीपल. सो जॉब का फ्यूचर में यहाँ पे काफी सारा क्राइसिस होने वाला है. आप अपने खुद के भी ऑप्शंस लेके कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर ही जाओगे तो भी होगा. यू कैन ऑल्सो मेक योर लाइफ, यू कैन मेक योर करियर इन इंडिया, शाइनिंग करियर इन इंडिया एज वेल, बट इट विल टेक नियरली अबाउट 10 to 15 years. अगर डॉक्टर साहब के साथ मैं बात करूं, पवन सर इज हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, तुषार भाई इज हैविंग वेरी गुड एक्सपीरियंस, जीतू सर इज देयर. उनको अगर पूछने जाओ तो हमारा जो करियर है वो हम लोगों ने 10 से लेके 15 साल के अंदर सेट किया है. जबकि इसमें मैंने स्टडीज का ड्यूरेशन कैलकुलेट नहीं किया, बट बाहर की कंट्रीज में अगर आप जाते हो तो आपका स्टडीज का ड्यूरेशन सेट करके भी 5 to 7 years के अंदर आप एक अच्छा खासा अपना करियर वहां पे बना सकते हो. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी. Apart of that, if you want to contact us, so you can find out the contact details shortly. Tushar sir will give you the contact details as well, who are attending this webinar. Apart of that, अगर students is planning to go for the study abroad, तो अभी का जो current एक intake आएगा आपके लिए बहुत अच्छा intake है, that is January 21. क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो लोग कॉल करते हैं पढ़ने के लिए या तो फिर सेटल डाउन होने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहला कोटा रहता है चाइना का. सो चाइना's population is more than us, right? So चाइना का कोटा सबसे ज्यादा रहता है. और दिस ईयर चाइना हैज गॉट कोरोना. सो उनका जो जितना भी कोटा है, जैसे न्यूजीलैंड तो थोड़ा नो डाउट चाइना इन्फ्लुएंस ज्यादा है वहाँ पे, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, यूके, ये कंट्रीज ने तो उनके वीजास भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया. इवन दे आर नॉट प्रोवाइडिंग विजिटर वीजा टू देम. सो वो सभी कंट्रीज का अगर मैं कोटा बोलूँ तो ऑन एन एवरेज 1 से लेके 2.5 लाख का कोटा रहता है स्टूडेंट वीजा का. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीजा कोटा. वो पूरा कोटा अगर कोई सेटिस्फाइड कर पाएगा तो सिर्फ वो इंडिया कर पाएगा, और किसी कंट्री में इतनी ताकत नहीं है, राइट? सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर कपल ऑफ इयर्स. अगर आप प्लान कर रहे हो, कोई भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हो जनवरी इंटेक में, ट्रस्ट मी IELTS का बैंड स्कोर्स आपको अगस्त तक लाके देना पड़ेगा, राइट? अगस्त तक आपको लाके देना पड़ेगा. अगर अगस्त तक वो आप स्कोर लाके नहीं आते हो तो उसका एक और ऑप्शन है, दैट इज अ ड्यूओलिंगो एग्जाम. ड्यूओलिंगो एग्जाम का अगर आपको कोई डिटेल समझना है आप इजीली गूगलिंग कर सकते हो, यूट्यूब पे भी कर सकते हो. हमारा खुद का पोर्टल है kananprep.com, जिसके ऊपर आप जाके अपना कोचिंग ले सकते हो. नो डाउट वो चार्जेबल है, फ्री नहीं है. और फीस मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैं कॉमर्शियल एडवाइस का एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया. बट कानन प्रेप विल गिव यू अ होम बेस्ड स्टे होम स्टे सेफ कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले 1 साल से चला के रखा हुआ है. सो दैट इज अवर ओन पोर्टल. उसमें आप ड्यूओलिंगो, सेट, GRE, IELTS, PT का शॉर्टली हम लॉन्च कर रहे हैं. सो एवरी कोचिंग एंड टेस्ट इंजन, मतलब आप रियल टेस्ट जिस तरीके से देते हो वैसे रियल टेस्ट वी हैव पुट ऑन दैट पोर्टल. So उसके लिए भी you can contact us. We will give you about good options into that. Lot many students are using it. More than 13,000 students are as of now using this portal.
So it's a booming in market. Kananprep.com, it is a name. And last point, but not in the list. I hope I don't have much time. अगर मैं बोलना चाहूँ तो 1.5 घंटे तक continue बोल सकता हूँ. But the students who are really planning to go for the study abroad, आपके 40% है, आपके 80% है या आपके 90% है. Don't worry. आप 12th पास हो, 12th फेल हो. पास हो तो blessings है. फेल हो तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लीजिएगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो जितने भी बच्चे हैं जो पास हो चुके हैं या एक आध सब्जेक्ट में फेल हुए हो, सेकंड अटेम्प्ट करने वाले हैं, ऑल स्टार्ट विथ योर IELTS फर्स्ट और Duolingo फर्स्ट. आपके परसेंटेज डजंट मैटर. लॉट मेनी कोटास वी हैव. You can easily go for the study abroad and make your shining career. So don't worry about it. Here I am thanking all of my panelists and my seniors and my colleagues. So thank you very much, especially Jeetu uncle. Happy to see you again after a long time. I hope you are doing well. So anyways, I'm hand over to Sir Hitesh sir. Now just go with the second panelist. I'm with you here only. Thank you. धन्यवाद नियत सर, आपने स्टडी एब्रोड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी. अभी मैं श्री जगदीश सर को आमंत्रित करता हूं, जो लिटिल फ्लावर स्कूल मांजलपुर के गुजराती मीडियम के प्रिंसिपल हैं. उन्होंने BSc BEd करके अपनी कैरियर की शुरुआत की. आज वह 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे. आइए जगदीश सर, अनम्यूट बटन दबा के आपकी स्पीच शुरू करें. जगदीश सर. हेलो. यस सर. लिटिल फ्लावर स्कूल मांजलपुर દીપ ચેમ્બર્સ બ્રાન્ચના આચાર્ય હું જગદીશ પટેલ બોલું છું. ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 પછી શું? આજના યુગમાં બાળકો અને વાલીઓને સૌથી વધુ મૂંઝવતો પ્રશ્ન છે. કારણ કે ધોરણ 10 પછી બાળક ભવિષ્યની રૂપરેખા તૈયાર થતી હોય છે. ધોરણ 10 પછી જેવા કે ITI ના કોર્સ, ડિપ્લોમાના કોર્સિસ, ધોરણ 11 આર્ટ્સ, ધોરણ 11 કોમર્સ અને સાયન્સ જેવા વિભાગોમાં એડમિશન લઈ શકાય છે. પણ દરેક વિદ્યાર્થીએ તેમની રુચિ અનુરૂપ વિષયની પસંદગી કરવી જરૂરી છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક વિદ્યાર્થી ધોરણ 10 પછી 11 સાયન્સમાં પ્રવેશ મેળવે છે, 2 વર્ષનો અભ્યાસ કરે છે, તેને સફળતા ન મળતા એ કિંમતી 2 વર્ષો વેડફી નાખે છે. વાસ્તવમાં ધોરણ 10 પછી આ જે કિંમતી 2 વર્ષો વેડફવા પાછળ વાલીનો અને વિદ્યાર્થીનો સમય સાથે સાથે પૈસાનો પણ વ્યય થતો હોય છે. આ 2 કિંમતી વર્ષો બગડવાનો વેપાર ધોરણ 10 પછી વિદ્યાર્થીને સાયન્સ માટે યોગ્ય ન હતો, પરંતુ ટેકનિકલ શિક્ષણમાં રસ હતો, પરંતુ વાલીના કહેવાથી એ સાયન્સમાં પ્રવેશ મેળવી તેના કારકિર્દીના 2 વર્ષો એને બગાડી નાખ્યા છે. માટે શરૂઆતના તબક્કામાં જ વિદ્યાર્થીને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળવું જરૂરી છે. આ માર્ગદર્શન નિટેશ દ્વારા યોગ્ય ગાઈડલાઇન્સ આપવામાં આવે છે. માટે શરૂઆતમાં આવા પ્રકારના એજ્યુકેશનલ એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળે તો ભવિષ્યમાં આવા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં આગળ વધીને પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે છે. માટે નિટેશ વિદ્યાર્થીઓનું કેરિયર કાઉન્સેલિંગ દ્વારા યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે છે. એનો મુખ્ય હેતુ સાયન્ટિફિક બ્રેઇન મેપિંગ ટેસ્ટ કહેવામાં આવે છે, જેમાં વિદ્યાર્થીને ફિંગરપ્રિન્ટ સ્કેન કરીને તેનું એનાલિસિસ કરી અથવા વિદ્યાર્થીઓના રહેલા જન્મજાત ગુણો જેવા કે ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા, એની અભિરુચિ, ભણવાની પદ્ધતિ, અલગ અલગ ગુણવત્તા જેવા કે IQ, CQ, EQ વગેરેનું ફિંગરપ્રિન્ટનું એનાલિસિસ દ્વારા તેનું ડિટેલ્સ કેરિયર કરવામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ મેપ તૈયાર કરીને વિદ્યાર્થી ઈચ્છે તો કાઉન્સેલિંગ પણ કરી શકે છે. CAT અને DMIT ટેસ્ટ દ્વારા ઘણા ફાયદા પણ થાય છે, જેવા કે બાળકોમાં રહેલા જન્મજાત ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા અને ચરિત્ર નિર્માણ, બાળકોમાં રહેલા મજબૂત અને નબળા પાસાઓ, બાળકની ક્ષમતા પ્રમાણે એજ્યુકેશનલ પ્રોગ્રામ, વિદ્યાર્થીની કારકિર્દી પસંદગી મદદરૂપ થતા હોય છે. પણ જો વ્યક્તિગત રીતે જોવા જઈએ તો પોતાની ક્ષમતાને ઓળખીને કેરિયર પસંદ કરવું જોઈએ, પોતાની ક્ષમતાનો વિકાસ કરવો જોઈએ. માટે ધોરણ 10 અને 12 પછી મોટાભાગના જે વિદ્યાર્થીઓ કેરિયર પસંદગીમાં સજાગ હોતા નથી, કારણ કે વાલી અથવા તો અન્ય મિત્રોની પસંદ કરે તે પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ અનુસરતા હોય છે. જ્યારે ખરેખર કેરિયરની પસંદગી તેની ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા અને વ્યક્તિત્વનો વિકાસ અને રસના વિષય પર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. માટે આ વસ્તુ માટે આધુનિક વાલીઓને જે કહેવામાં આવે કે સજાગ છે તે બાળપણથી જ પોતાના બાળકનું કેરિયર નક્કી કરી દેતા હોય છે. મારું બાળક ભવિષ્યમાં ડોક્ટર બનશે, કાં તો એન્જિનિયર બનશે, કાં તો
વકીલ બનશે, પરંતુ મોટાભાગના વાલીઓ બાળકને ધોરણ 10 અને 12 પાસ થયા પછી જ એ નક્કી કરી શકતા હોય છે. અને મહત્વની વસ્તુ વાત કરીએ તો ધોરણ 10 અને 12 એ બાળકોના કિંમતી વર્ષ છે. ધોરણ 10 પછી એ ટેકનિકલ લાઈનમાં અથવા યોગ્ય પ્રકારની લાઈન મળે, યોગ્ય પ્રકારનું માર્ગદર્શન મળે તો ભવિષ્યમાં ગ્રેજ્યુએશન પછી પણ તકલીફ પડતી નથી. એ રીતે 12 સાયન્સ પછી જે રીતે નિયંત સરે વાત કરી એ પ્રમાણે એબ્રોડના સારામાં સારા કોર્સિસ છે. પરંતુ એ જો બાળકને યોગ્ય માર્ગદર્શન ન મળે તો કદાચ અથવા એના કોઈ કારણસર બેન્ડ ઓછા આવે તો પણ રનિંગમાં એ પોતે એ ભરીને આની સાથે એક્ઝામ પણ આપી શકતું હોય છે. પરંતુ આ બધી વસ્તુ માટે વિદ્યાર્થીએ યોગ્ય પ્રકારનું માર્ગદર્શન મળવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે, થેન્ક યુ. धन्यवाद जयेश पटेल सर। अब मैं श्री पवन त्रिवेदी सर को आमंत्रित करता हूं, जो पारुल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग सेंटर के हेड है। डॉक्टर साहब ने कैरियर गाइडेंस के विषय में पीएचडी किया हुआ है और आज तक हजारों स्टूडेंट और पेरेंट्स को सही दिशा में निर्देश किया है। तो आइए पवन त्रिवेदी सर, आपका स्वागत है। पवन सर। सर प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, बढ़िया बढ़िया। ओके, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। सॉरी, थोड़ा सा टाइम कम पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिनट बचे हैं अभी? 7 मिनट बचे दिख रहे हैं। हाँ जी सर। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। एंड बुलेट ट्रेन गुजरात में पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन मैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से अपनी बात को आपके सामने रखूंगा ताकि जितने भी मिनट मुझे मिले हैं उतनी देर में अपनी बात को रख सकूं। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूं तुषार सर का, मैं थैंकफुल हूं सारे सीनियर मेंबर्स का, हितेश सर का, जगदीश सर का। नियंत सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉरेन एजुकेशन को लेकर के। मैं कुछ बातों को बहुत जल्दी में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो भारत में अपॉर्चुनिटीज खूब हैं। किसी भी तरह की कहीं पर भी ऐसी ग्रंथ दिमाग में न बैठाएं कि भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमारे पास खूब सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लॉकडाउन के टाइम पे मैंने कम से कम 300 लोगों का इंटरव्यू करवाया है और सिलेक्शन करवाया है इंडस्ट्रीज में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ब्रांच का सिलेक्शन गलत करते हैं और ब्रांच के सिलेक्शन करने के समय में हम उन चीजों का ध्यान रखते हैं जो कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि हम एक मैड रेस में एंटर हो जाते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि समय के साथ ब्रांचेस और कोर्सेज का प्रवाह और उसके मार्केट में उसके लिए अपॉर्चुनिटीज वैरी करती रहती हैं। तो हमको समझना है कि आज से 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कौन से कोर्सेज की, कौन से स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये समझना आज की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप चाहे 10th में पढ़ाई कर रहे हैं या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं अथवा तो फर्स्ट ईयर में हैं, हर एक लेवल पे स्टूडेंट को एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खड़ी हैं। उसमें जनरली 6 अपॉर्चुनिटीज देखी जाती हैं। पहली, गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी। मैं हमेशा इसको पहली प्रायोरिटी इसीलिए देता हूं क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको पब्लिक की सेवा करने का मौका मिलता है। बिल्कुल स्टेबिलिटी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको एक लार्जर मास को सेवा करने का मौका मिलता है। आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, या किसी भी आप प्रोफेशन में जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में पब्लिक सर्विस करने को मिलता है और इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। डेफिनेटली अर्निंग एक सेकेंडरी पॉइंट है, स्टेबिलिटी थर्ड पॉइंट है, मेजर है पब्लिक सर्विस। तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आप एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है उसको ध्यान में रख करके आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट जब मैं बोलता हूं तो दैट इज प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज। साथियों, पब्लिक सेक्टर में ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है आज की तारीख में। और जैसा कि नियंत सर ने अभी बताया था चाइना की कंडीशन, साथियों हमको चाइना को बिफिटेड रिप्लाई देना है। सोल्जर्स बॉर्डर पे दे रहे हैं और हमको मार्केट में देना है। वो कैसे पॉसिबल है वो हमको समझना होगा और उसको समझ करके अगर हमने कोर्सेज का सिलेक्शन किया तो डेफिनेटली आने वाले समय, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, टिकटॉक ने मार्केट क्रिएट किया हुआ है, जूम ने मार्केट क्रिएट किया हुआ है, चाइना के अधिकतर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के फील्ड में मार्केट क्रिएट किया हुआ है, फार्मा में एपीआई में मार्केट क्रिएट किया हुआ है, हर एक फील्ड में मार्केट क्रिएट किया हुआ है। अगर हम उनको एक बेहतर प्रोडक्ट ला करके हम मार्केट में देते हैं तो डेफिनेटली मार्केट हमारा वेलकम करेगा। तो साथियों, मेरा कंसर्न बहुत सिंपल है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज है बशर्ते हमने सही सिलेक्शन किया तो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है दैट इज बिजनेस अथवा एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है। मैं चाहूंगा किताब आप जरूर टाइम निकाल करके पढ़िएगा, दैट इज
नंबर ऑफ बुक्स हैं। आप चाहे तो बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड पढ़ सकते हैं, आप द नेशनलिस्ट पढ़ सकते हैं, एएम नाइक का बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप आई टू हैड अ ड्रीम पढ़ सकते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, द हीरो पढ़ सकते हैं, ओपी मुंजाल की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं जिन्होंने हीरो ग्रुप शुरू किया है। आप एक भी बायोग्राफी किसी अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की पढ़ लें, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप आएगा। मैं चाहता हूं कि उस फील्ड में भी आप सोच सकते हैं। द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको आप सोच सकते हैं दैट इज फॉरेन एजुकेशन। डेफिनेटली नियांश सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज हायर एजुकेशन। डिफरेंस, आप 10वीं में है तो 11वीं 12वीं का सिलेक्शन करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जगदीश सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था डीएमआईटी टेस्ट एंड फिंगर टेस्ट। अगर आप इन टेस्ट में नहीं भी जाना चाहते हो, आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मार्कशीट उठाइए और सारे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के मार्क्स बैठ करके आप एक बार उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हैं। और जो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स है उसी को लेकर के आप स्पेशलाइजेशन डिसाइड कर ले, मामला आपका सेट होता है। आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छे, आप इंजीनियरिंग में बेहतर करेंगे। आप सोशल साइंसेस में आप अच्छे थे, आप लैंग्वेजेज में अच्छे थे, आप एनालिसिस में अच्छा कर सकते हैं, आप डेफिनेटली आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक में अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप पब्लिक सर्विस में देने में विश्वास करते हैं, आप एसएससी दीजिए, आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप कॉमर्स की लाइन में जाए, आप बेहतर कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट आपको स्पेशलाइजेशन डिसाइड करने में मदद कर सकता है। आप किसी भी टेस्ट में ना जाए तो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। साथियों, अपॉर्चुनिटीज खूब सारी हैं, रास्ते खूब सारे हैं। हम पारुल यूनिवर्सिटी में इस चीज को बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि करियर शुड बी गारंटीड एट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज नॉट जस्ट टू टेक क्लासरूम exercises and take examination and issue mark sheet and degree. We believe in career guarantee. हमारे पास फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे पे स्टूडेंट चाहे डिप्लोमा में आए, चाहे डिग्री में आए, चाहे मास्टर्स में आए, चाहे किसी भी प्रोग्राम में आए, पहले साल के पहले दिन ही हम उनके सारे करियर ऑप्शंस उनके सामने खोल के रख देते हैं। अब स्टूडेंट को डिसाइड करना कौन सा करियर लेता है। जो करियर लेता है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सेल है, चाहे प्लेसमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे इंटरनेशनल एक्टिविटीज हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे प्लेसमेंट हो, और हम उसको प्रिपेयर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट अपने करियर में सफल हो। अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, चाहे वो टेक्निकल में जाना चाहता है, नॉन टेक्निकल में जाना चाहता है, उसके लिए पर्याप्त गाइडेंस देते हैं। पर्याप्त गाइडेंस देने के साथ हम प्रिपेयर कराते हैं। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा उससे बेहतर और उससे आगे बढ़े। उसी तरह से हम भी बिलीव करते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो मुझसे बेहतर जगह पे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करे, मुझसे आगे बढ़े। इसी थियरी, इसी फिलॉसफी और इसी विजन और मिशन के साथ हम लोग काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो सेशन है, एक लिमिटेड मिनट, लास्ट 1 मिनट मेरे पास बचा हुआ, उसमें तुषार सर जो कंक्लूड भी करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल चेतना के साथ आप डिसाइड करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सही में आप सबका आभारी हूं, आप लोगों ने ध्यान से सुना। आप कभी भी पारुल यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं, पवन द्विवेदी आप आकर के मिल सकते हैं। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद पवन द्विवेदी सर, आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी। आप सभी लोग हमारे इस वेबिनार में पधारे और शांति से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला वेबिनार मंगलवार तारीख 14 जुलाई 2020 को शाम को 5 बजे है, जिसमें नए वक्ता के साथ हम फिर मिलेंगे। और मैं अगले वेबिनार का भी आपको यहीं से आमंत्रण देता हूँ। आप सभी लोग हमारे इस वेबिनार में पधारे और शांति से हमें सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा अगला वेबिनार मंगलवार तारीख 14 जुलाई 2020 को शाम को 5 बजे होगा। इसमें नए वक्ताओं के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे और मैं अगले वेबिनार का भी आपको यहीं से आमंत्रण देता हूँ। और तिसार जी, वॉट ऑफ थिंग्स के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू हितेश सर। मैं निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से हितेश सर आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम का एंकरिंग इतनी अच्छी तरह से किया। हमारे फाउंडेशन के फाउंडर श्री शिरीष भाई दीवान जी, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है ICWA और 84 ईयर्स के हैं, आज की डेट में बहुत एक्टिव है। उनका हम सबके पीछे बहुत सपोर्ट है। और हमारी ये निर्देशिका बुक के
चीफ एडिटर श्री जीतू भाई मेहता सर, जो 80 साल के हैं, वो भी आज बहुत एक्टिव है। तो इन वडीलों को मैं नमन के साथ धन्यवाद करता हूं। उन्हीं की वजह से ये फाउंडेशन है। आज के वक्ताओं की बात करूं तो जगदीश सर और लिटिल फ्लावर स्कूल मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। नियन भट्ट सर, कानन इंटरनेशनल मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं। डॉक्टर पवन द्विवेदी सर और पारुल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। पवन सर ने बहुत ही कम समय में बहुत धुआंधार ज्ञान की बारिश कर दी हमारे ऊपर। थैंक यू सर। आप सभी वक्ताओं ने कीमती समय निकाल के आप यहाँ आए और हमारे सारे श्रोतागणों को बहुत ही अमूल्य जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि आगे भी हम जब कभी आपको आमंत्रण देंगे तो आप जरूर पधारेंगे और आपके ज्ञान और अनुभव से हमें लाभान्वित करेंगे। मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर वॉइस ऑफ वडोदरा का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने हमें अच्छी मीडिया कवरेज दी और आप सब हमारे श्रोतागण इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आके हमारा उत्साह बढ़ाया। तो और समय निकाल के आप बैठे, सुना। आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो हमारा एड्रेस और फोन नंबर जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शेयर करता हूं। तो आप उसे, ये हमारा एड्रेस और फोन नंबर है, ईमेल आईडी भी है इसमें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम आप YouTube पे वापस देख सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। धन्यवाद तुषार जी।